हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम 4 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपका भरपूर अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं मुकेश मंदिर एजुकेशन पर। ये क्वेश्चंस आप ये जो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो छोटे छोटे, ये आपको खुद पढ़ने हैं। मैं आज आपको केवल जो बड़े बड़े जो कि लॉन्ग आंसर्स हैं उनके बारे में ही हम बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया करे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्रमुखतः बड़े बड़े प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो ये आपको ये जो कीवर्ड है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नाटो पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये जो आ गया आपका ये यहाँ पर, नाटो पर संक्षिप्त टिप्पणी, इसकी स्थापना कब हुई। ये मैंने जो लिखा है ये मत लिखिए। आपको क्या याद है कि नाटो का पूरा नाम, वो लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई वो लिख लीजिएगा। और कितने सदस्य देश थे, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। और ये देखिए, ये अभी भी कार्यरत है। अभी आप देखोगे, अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तब भी ये वर्तमान में अस्तित्व में था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख। गुटनिरपेक्षता आपको पता है क्या है? पता है। तो फिर साम्राज्यवाद का विरोध करता है, ये उपनिवेशवाद का विरोध, ताकि कोई भी देश विकासशील देशों को उपनिवेशवाद का शिकार न बनाए, उनको गुलाम न बनाए। नस्लभेद का विरोध करता है। सैन्य संगठन में शामिल नहीं होता है। गुटनिरपेक्षता के देश किसी भी सैन्य संगठन में नहीं रहते हैं। अफ्रीकी एशियाई देशों की एकता को बढ़ाना है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय मांग करना है। शस्त्रीकरण की होड़ को रोकना है। शीत युद्ध से उत्पन्न खतरे को रोकना है। परमाणु अप्रसार संधि। अप्रसार का मतलब होता है कि प्रसार न होना। तो इस स्थिति में आप अगर देखेंगे तो परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है तथा अन्य देशों को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न माना गया जो, मतलब जो इस तारीख से पहले किसी ने परमाणु हथियार बना लिया था, तो वो ही केवल परमाणु हथियार रख सकता है। आपको इसमें से याद रखना है कि किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और 1 जुलाई 1968 से यह कहाँ कहाँ पर हस्ताक्षर हुए, यह किस तिथि से बढ़ा दी गई थी इस संधि को, तो आपको ये याद रखने हैं। और यह वीडियो मैं जल्दबाजी में नहीं बना रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिएगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है, हो सकता है कि मैं, और मुझे लग भी रहा है, थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं आज थोड़ा। तो हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे, पर अच्छी लगे या ना लगे, अब मैं प्रयासरत हूँ। अभी ये मेरी यूट्यूब पर शायद पहली वीडियो है, और मेरा यूट्यूब पर चैनल भी है, टॉपर सोच करके। टॉपर सोच, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवाने की कोशिश करूँगा। तो ये देख लीजिए, क्यूबा का मिसाइल संकट, ये चरम बिंदु माना जाता है। क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा एक संयुक्त राज्य के पास एक पड़ोसी देश है जहाँ सोवियत समर्थित फिदेल कास्त्रो जी की सरकार थी, जो कि 1961 में अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो की सरकार गिराने के उद्देश्य के लिए क्यूबा में बे ऑफ पिग्स नाम का आक्रमण करवाया। फिर सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव जी ने अमेरिका के विरुद्ध 1962 में परमाणु मिसाइल तैनात की, जिसकी हद में अमेरिका के अनेक देश थे। अमेरिका सहम गया था उस टाइम, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका थी उस टाइम। और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसी महाशक्ति एक दूसरे के विरुद्ध थी। तो आप सोच ही सकते हैं उस टाइम क्या हो सकता था अगर ये युद्ध होता तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आइए दूसरे लेसन में, दूसरे में ये रहे। ये दो ही क्वेश्चन ले आया हूँ इसमें से, क्योंकि ये दो ही क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे इस लेसन में से। शॉक थेरेपी का अर्थ, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी प्रमुखतः विश्व बैंक और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके द्वारा, जो यूरोपीय देश थे जिनको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत हानि हुई थी, उनके लिए फंड दिलवाया गया था उन देशों को। तो पर फंड देने के बाद में इन देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, बिल्कुल डाउन हो गई इनकी अर्थव्यवस्था। इसलिए इसको शॉक थेरेपी नाम दिया गया। लोगों में इसके दुष्परिणाम क्या हुए? लोगों के पास रोजगार नहीं था, असंतोष फैल गया, और माफिया वर्ग उभर कर आया, जो गरीब वर्ग था उनका शोषण करते थे। गोरबाचेव किस प्रकार जिम्मेदार थे? आपको सोवियत संघ के परिप्रेक्ष्य में बताना है कि गोरबाचेव ने क्यों 1985 में
जब वो राष्ट्रपति बने तो सोवियत संघ में सुधार करने की कोशिश की। तो इनकी दो है, पेरोस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है खुलापन और पारदर्शिता, जबकि पेरेस्ट्रोइका का अर्थात पुनर्निर्माण करना। गोर्बाचेव सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का एक नई सिरे से निर्माण करना चाहते थे और बंद दरवाजे की नीति को त्याग कर, अर्थात गोर्बाचेव चाहते थे कि हम पूंजीवादी देशों के साथ भी संबंध विकसित करें ताकि हमारे यहाँ भी एक डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो इसलिए यह थी, और आप देख लीजिएगा इस वीडियो में। और हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा ये दक्षिण एशिया लेसन है, इसकी भी पीडीएफ ये पूरी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो पहला है ये दक्षिण एशिया के देशों के बीच क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहला, भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या है। अनेक जो जल विवाद हैं वो भी हमारे अनेक देशों के साथ हैं। और श्रीलंका में तमिलों की आप्रवासियों की समस्या है, और श्रीलंका से तमिल आप्रवासी फिर से आने लगे हैं। हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा हो गई। परमाणु हथियार प्रतिस्पर्धा है। नेपाल में राजनीतिक संकट है। नदी जल विवाद है, जो कि सरक्रिक विवाद भी है हमारा। सरक्रिक वो नदी जल विवाद नहीं है, पर वो एक हमारा विवाद है। कश्मीर जो बॉर्डर पर वो वाला विवाद हो गया, ये आपको लिखना है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष, आपको पता है कि ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता क्योंकि आपको पता ही होगा इन क्वेश्चनों के बारे में। श्रीलंका में 74% आबादी सिंहली है, जबकि तमिल अल्पसंख्यक है। तमिलों के प्रति भेदभाव और उपेक्षा नीति ने जातीय संघर्ष को बढ़ाया है। श्रीलंका की सरकार तमिलों के प्रति उपेक्षा और भेदभाव करती है। तो इसके फलस्वरूप लिट्टे का निर्माण हुआ, और लिट्टे ने बड़ी आक्रामक घटनाओं को अंजाम दिया। इसके कारण बहुत असंतोष पैदा हुआ वहां पर, और एक गृह युद्ध को जन्म ले लिया। गृह युद्ध ने जन्म ले लिया गया। भारत और चीन के बीच की 4 विवादित मुद्दों का वर्णन हमें करना है। तो तिब्बत समस्या हो गई पहली। तो तिब्बत समस्या, चीन तिब्बत पर सदैव अपना अधिकार जमाता रहा। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। 1959 दलाई लामा, ये बहुत काम के हैं ये बंदे, तो जिसने चीन में विवाद उत्पन्न हो गया। भारत में शरण ली थी दलाई लामा ने उस टाइम। तो चीन आज भी तिब्बत पर अपना एकाधिकार मानता है। यह है भारत चीन सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच प्राचीन काल में कभी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ, इसलिए चीन सीमा विवाद के चलते 1962 पर आक्रमण हुआ। आपको पता है, हिंदी चीनी भाई भाई, धोखे से हमें धोखा दिया गया। और सियाचिन व अरुणाचल प्रदेश महत्वपूर्ण सियाचिन है, और अरुणाचल प्रदेश में काफी क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार कर लिया था। 1917 में डोकलाम विवाद तथा 2020 में गलवान घाटी पर, आपको पता है गलवान घाटी, इस पर एक गेम भी बना है फौजी करके, जो कि एनकोर गेम्स है, एक उन्होंने बनवाया था। पाकिस्तान संबंध, चीन पाकिस्तान संबंध, तो चीन ने पाकिस्तान को बहुत लोन दिया गया है। तो पाकिस्तान क्या है कि जो भारत अधिकृत, जो पाक अधिकृत वो जो कश्मीर है हमारा, उसको उसके कुछ एरिया को लीज पर दे रहा है चाइना को। तो ये तो बहुत गलत है ना। और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत चीन विवाद को बढ़ा रहा है। बांग्लादेश संकट के समय भी चीन भारत को लगातार धमकियां दे रहा था, ये आपको याद रखना है। वन रोड वन बेल्ट, ये इसके माध्यम से, इस रोड के माध्यम से पुरानी सिल्क रोड को नया रूप प्रदान कर रहा है। इस सड़क निर्माण के पीछे चीन का दूसरा उद्देश्य भारत को चारों ओर से घेरना है। अगर ये सड़क बनेगी तो हमारा जो ये प्यारा सा भारत है, ये बिल्कुल चारों तरफ से गिर जाएगा, क्योंकि चीन इधर से एक रोड निकालना चाहता है जो हमारे जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है उससे जाएगी। तो ये तो हमारे लिए एक दुर्घटना मात्र होगी। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण की कठिनाइयों बताइए। तो पहली बात तो आपको सैनिक शासन होता है, और वहाँ पर समय समय सैनिक शासन के साथ ही जो अभिजन वर्ग है वो भी सैनिक शासन को मानते हैं। वर्तमान में तो अभी आज ही की न्यूज़ है सर, आज की न्यूज़ ऐसी है कि कल हुआ था ऐसा कि इमरान खान जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है फिलहाल, और प्रधानमंत्री कोई दूसरा बनाया वहाँ का।
आगे बढ़ते हैं। तो आइए देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन देखिए 1947, ये दिख नहीं रहा है। 1947 में स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान अधिकतर सैनिक शासन ही रहा। बेनजीर भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक की जितनी भी सरकारें थीं वो निर्वाचित रही हैं केवल। और ये अभी वर्तमान सरकार थी वो भी निर्वाचित थी, जो कल या आज इस्तीफा देंगे उनके मंत्री, ये तो देख लीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात आती है तो आपको पता है कि एक विद्वान थे डेग एमरसोल्ड, उन्होंने क्या बोला था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं अपितु नरक से बचाने के लिए हुआ। तो आपको याद रखने हैं, ये कितनी अच्छी बात कही थी उन्होंने, है। तो अब इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की हिस्सेदारी के औचित्य स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे लगता है कि 100 में से 99% आने वाला है, कंफर्म्ड है ये। तो सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की हिस्सेदारी का औचित्य सिद्ध कीजिए। ये हाफ ईयरली में भी आया था अजमेर जिले के अंदर। तो भारत संयुक्त राष्ट्र में प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। आपको पता है भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ये 17% भाग रखता है, ये बटे में दे रखा है यहाँ पर, ये भी याद कर लिएगा। संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और विश्व का ऐसा देश है जहाँ पर वर्तमान तब से लेकर अब तक लोकतंत्र कायम है। भारत संयुक्त राष्ट्र में बजट में नियमित रूप से देता है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो ये आपको कहना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों के कार्यों में भी बहुत सा महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये आपको याद करने हैं, आप इसे जल्दबाजी ना समझिएगा कृपा करके। तो ये मेरी पहली वीडियो है, मैं अगर मेरी कुछ गलती होती है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा सर, बिल्कुल स्वीकार करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया हुआ पहले भी, मेरा एक यूट्यूब पर चैनल है टॉपर सोच करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही ये जो पूरी की पूरी PDF है ये प्रश्नों की, आप खुद स्वयं पढ़िएगा, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। और महेंद्र सर का बहुत आभारी हूँ, मेरे भाई हैं बड़े वैसे तो आगे बढ़ते हैं। 1997 में सुरक्षा परिषद की नई सदस्यता के लिए 1997 के बाद सुझाए गए कि 6 मानदंडों का वर्णन कीजिए। इनकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है? तो पहला तो है कि बड़ी आर्थिक ताकत है भारत, नहीं होना चाहिए, क्या मानदंड है? बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, संयुक्त राज्य संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, आबादी के लिए ऐसे बड़ा राष्ट्र हो। और भी हैं इसके जो यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेंगे आपको। ऐसा देश जहाँ लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विश्व को विविधता की नुमाइंदगी करता हो। अब भारत ही एकमात्र ऐसा देश है ये जो 6 जो क्राइटेरियाज है ना, ये जो योग्यताएं हैं उनको पूर्ण करता है। इसकी आलोचना इस प्रकार की जा सकती है सर कि उनको एक ऐसा देश चाहिए जिनमें लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सम्मान किया जाता है। यह एक ऐसा देश है जहाँ पर अपनी एक विशिष्ट भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है। तो भारत, आप नहीं मानते हो क्या भारत को? भारत सर एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी विविधताओं के साथ भूगोल, अर्थव्यवस्था सब कुछ है, जो क्राइटेरिया इनमें है। आर्थिक बहुत ऊंची, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन भी है, जनसंख्या भी है, फिर भी हम जो UNSC है उसमें हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये आलोचना मैंने यहीं पर बता दिया आपको, ये यहीं पर ही बता दी ये जो भी थी। और ये आपको शामिल करने वाला है जो आपको ही देख लेना होगा। कल हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा, और इसके साथ 4, इसके अलावा 3 और पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मेरे बारे में परिचय दे दूं थोड़ा। मेरा नाम मनमोहन जहांगीर है और मैं भी आपके साथ 12th में ही पढ़ता हूँ। यह मेरी पहली वीडियो है तो मैं इसके लिए आभारी रहूँगा महेंद्र सर का। और मेरे भाई हैं वैसे, सर तो मैं नहीं कहूँ मतलब आदरणीय है वो हमारे। और
यही मेरी एक हॉबी है कि मैं बता सकूं। आज थोड़ा नर्वस हूँ, धीरे धीरे मैं आशा करूँगा कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी, और आशा करूँगा कि नर्वसनेस बिल्कुल भी आपका सपोर्ट हो। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुझे क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, तो मैं बहुत सुधार करूँगा सर इसमें। धन्यवाद।